हेलो दोस्तों, चलिए मौर्य वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो मेंस की डेट तो आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने का प्रयास रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों का साथ ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन कि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है और 3 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं: एग्रोनोमोई, एंटीनोमोई और सैन। 6 प्रकार की स्मृतियों में प्रशासन विभक्त था। 6 प्रकार की स्मृतियों में प्रशासन विभक्त था। पहला, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय जो समिति थी, बेसिकली समिति थी, तो जनगणना का कार्य करती थी। चतुर्थ थी, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पंचम, बिक्री की व्यवस्था, निरीक्षण इत्यादि करती थी। और छठवीं थी, बिक्री की व्यवस्था करती थी। पुलिस को रक्षित कहा जाता था, जो अपराधों को नियंत्रित करती थी। अशोक के धम्म के बारे में बताना है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म व्यवहारिक तथा सुविधाजनक होने के साथ साथ अधिक नैतिक था। अशोक के धम्म की प्रमुख बातें: माता पिता की सेवा और गुरुजनों का सम्मान। दूसरा, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मण, साधुओं के साथ उदारता। प्राणवान जंतुओं की हत्या न करना। अल्प व्यय और अल्प संचय। दासों और सेवकों से उचित व्यवहार। फिर घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, उग्रता का त्याग करना। संक्षेप में अशोक का धम्म केवल कर्मचारियों के लिए नहीं था, बल्कि वह आम जनता के लिए भी था। मौर्यों का प्रशासन: मौर्यकालीन प्रशासन एकीकृत था, परंतु यह जन कल्याण पर आधारित था। केंद्रीय प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन में 5 प्रांत हुआ करते थे, जिनमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, जो मतलब 5 प्रांत कौन कौन से: उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश। सैन्य प्रशासन में 6 समितियों में बटा हुआ था। सेना में पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना थी। न्याय प्रशासन, तो यहाँ भी सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। धर्म, स्थीय और कंटक शोधन 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। धर्म, स्थीय और कंटक शोधन। इस प्रकार मौर्य प्रशासन व्यवस्थित एवं सुदृढ़ था। संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। तो अवस्थिति कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विश्व धरोहर इसे 1989 में घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। 3 स्तूप हैं। पहला सम्राट अशोक द्वारा, दूसरा और तीसरा सुंग शासकों द्वारा निर्मित किया गया। विशेष क्या है? बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और मोगलायन के अवशेष रखे गए हैं यहाँ। स्तूप का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी? उसने नंद शासक घनानंद को पराजित कर जनता के कष्टों को खत्म किया था। सिकंदर के सेनापति सेलुकस को पराजित करके उसके साथ संधि करने के लिए उसको विवश किया था। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। आर्थिक सुधार के लिए, कृषकों की सुविधा के लिए दर्शन झील का निर्माण करवाया था। जैन धर्म का अनुयायी होने के बाद भी धार्मिक सहिष्णुता का आचरण किया था। फिर केंद्रीय प्रशासन होने के बाद भी उसका शासन जन कल्याण पर आधारित था। अशोक की उपलब्धियों पर वर्णन टिप्पणी करना है। तो अशोक ने एक जन कल्याणकारी साम्राज्य का निर्माण किया। उपलब्धियां क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसने एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के संरक्षण के साथ उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का भी पालन किया। नैतिक आचरण की नियमावली का निर्माण कर जनता को सही मार्ग दिखाया। उसने गंगा घाटी को दूरवर्ती पिछड़े प्रांतों से सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से जोड़ा। अशोक ने दुनिया को शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विषय का पाठ पढ़ाया। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। राज्य के 7 अंगों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, स्वामी, तो ये राजा हुआ करता था। राजा को बहादुर, विवेकशील, धीरवान और चतुर होना चाहिए। फिर अमात्य, राजा की सहायता के लिए मंत्री हुआ करते थे। वे उसे सही राह दिखाने में सहायता करते थे। किसे? राजा को। जनपद, तो भूमि का भाग जिस पर राज्य का निश्चित हिस्सा होता था। फिर दुर्ग, राज्य की चारों ओर की सुरक्षा करता था। दुर्ग, कोष, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम करता था। दंड, तो ये सेना की नियुक्ति है ये दंड। फिर मित्र, तो राज्य के मित्र राज्य भी होने चाहिए। फिर मौर्य काल में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। स्मृति काल की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल में अधिक सुरक्षित थी।
स्त्रियों की दशा। स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती थीं। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने का अधिकार था। उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। सती प्रथा के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, हालांकि कई जगह ऐसे प्रमाण मिले हैं कि थी। स्त्रियों की दशा पुरुषों इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन पूर्व की भांति खराब नहीं थी। अर्थशास्त्र पुस्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अर्थशास्त्र पुस्तक महान विचारक कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। इसमें 15 अधिकरण हैं, इन 15 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं इसमें। इसकी विषय वस्तु राजनीति व लोक प्रशासन है। यह महाभारत शैली में लिखी गई है। इसमें मौर्यकालीन जीवन की जानकारी मिलती है और अर्थव्यवस्था वर्तमान में भी अपने प्रशासनिक सिद्धांतों के लिए प्रासंगिक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड अर्थव्यवस्था थी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो उसमें नई भूमि को कृषि के विकास के लिए प्रोत्साहित कर राजस्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया गया। सिंचाई की व्यवस्था के लिए झील का निर्माण किया गया। मौर्य काल में 36 शिल्पों की जानकारी मिलती है। शिल्पियों का अपना आर्थिक संगठन है, जिसे गण या श्रेणी कहा जाता था। इस समय आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। फिर मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग तथा बंदरगाहों का विकास किया गया था, जो आर्थिक उन्नति का आधार था। मौर्यकालीन समाज का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज 4 भागों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो समाज में कृषि, व्यापार, शिल्प और पशुपालन जीविका के साधन थे। स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। गणिका विभाग गणिकाओं की सुरक्षा व नियमावली का ध्यान रखता था। तक्षशिला, उज्जैन वाराणसी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मौर्य काल समाज में मनोरंजन के लिए मदारी, रस्सी पर नाचने वाले रंगशालाओं का प्रयोग किया जाता था। मौर्य समाज के पतन के कारण लिखिए। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। पतन के कारण क्या थे? अशोक की धार्मिक नीति के विरोध में ब्राह्मणों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अशोक की अहिंसावादी नीति के चलते साम्राज्य का पतन हुआ। ऐसा मत हेमंत चंद्र राय इतिहासकार ने दिया है। प्रशासन का अति केंद्रित शासन, वित्तीय संकट, करों में अधिकता, प्रांतीय शासन में अत्याचार। फिर संक्षेप में अयोग्य, निर्बल, अदूरदर्शी उत्तराधिकारियों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है। तो अशोक की धार्मिक नीति के बारे में बताइए। तो वही धम्म का सिद्धांत। फिर मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन का वर्णन करना है। मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था पर लेख लिखना है। मौर्यकालीन धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालना है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था और अशोक के अभिलेखों की संक्षिप्त जानकारी महत्वपूर्ण है। फिर मौर्यकालीन दास प्रथा की जानकारी भी देना है। और मरणोत्तर कालीन राजवंश के बारे में देखेंगे। तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या हुआ, उसको पढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण से भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ, जिसके भारत पर प्रभाव अग्र प्रदर्शित है। पहला, प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। गांधार शैली भारत में यूनानी प्रभाव का ये परिणाम है। यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। इस प्रकार सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले, जो आज भी भारतीय व्यापार हेतु महत्वपूर्ण है। मरणोत्तर काल में विदेशी हमलों के कारण। तो मौर्य समाज के पतन के बाद भारत में सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में कई विदेशी हमले हुए। क्या कारण थे उनके? पहला था सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी। फिर अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी। बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यवनों ने भारत पर हमले किए। शकों के आक्रमण से त्रस्त होकर यूनानी और पार्थियन भारत पर आक्रमण के लिए मजबूर हुए। एकता के अभाव में भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विदेशी आक्रमण को झेलना पड़ा। मरणोत्तर काल में विदेशी हमलों का भारत पर प्रभाव क्या हुआ? विदेशी हमलों से मरणोत्तर काल में भारत का पश्चिम से संपर्क बढ़ने से निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला क्या था? भारत और रोम के मध्य संपर्क बढ़ा। फिर नवीन कला संस्कृति का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। बौद्ध धर्म को राजाश्रय एवं प्रचार प्रसार हुआ उसका। राज शासन में छत्र प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर मरणोत्तर काल में सेनानी शासन की परिपाटी यूनानियों के प्रभाव का ही परिणाम। ईरानी आक्रमण के कारण एवं प्रभाव। कारण क्या क्या थे? पहला, ईरानी साम्राज्य के पश्चिम में दृढ़ता। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व। प्रभाव क्या है? समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार। झेलम के युद्ध पर टिप्पणी कीजिए।
तो झेलम के युद्ध को इतिहास में हाइडस्पीज और बितस्ता युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडस्पीज और बितस्ता युद्ध के नाम जाना जाता है। यह युद्ध सिकंदर और भारतीय शासक पोरस के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे जीवित छोड़ दिया था। इस प्रकार सिकंदर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कनिष्क की उपलब्धियों पर टिप्पणी करना है। कनिष्क के शासन में राज्य की चहुमुखी उन्नति हुई। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? पहला, छत्र प्रणाली यानी गवर्नरों के माध्यम से शासन संचालन किया गया। फिर चीनियों की तरह राजत्व का दैवी सिद्धांत लागू किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध विद्वान अश्वघोष, चरक, वासुमित्र उनके दरबार में थे। ग्रिड पैटर्न पर नगरों का विकास किया। सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित किया। कनिष्क के शासनकाल में सोने, चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन बड़ी मात्रा में हुआ। देशी राजवंश और उत्तरकालीन। पहला है शुंग काल पर टिप्पणी करिए। तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को मारकर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग शासन की स्थापना की। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? पहला, यमनों के आक्रमण को विफल कर मध्य प्रदेश को शांति व राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। बरहुत और सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया। शुंग शासकों ने बौद्ध संप्रदायों, सर्वस्तिवादी एवं महासांघिक ने उन्नति की। तो शुंग शासकों ने बौद्ध संप्रदायों, सर्वस्तिवादी और महासांघिक ने उन्नति की उनके शासनकाल में। फिर बौद्धिक धर्म का उत्थान किया गया और शुंग शासकों ने अहिंसावादी नीतियों का त्याग कर राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। सातवाहन वंश का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कौंडव शासक शर्मा की हत्या कर 30 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। संस्थापक कौन था? सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठान और राजकीय भाषा व लिपि क्या थी? प्राकृत व ब्राह्मी। और सामाजिक व्यवस्था मत सत्तात्मक थी। प्रमुख शासक कौन थे? गौतमी पुरुष सतकर्णी। और उपलब्धियां क्या थी? अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण सबसे पहले सातवाहनों ने, है ना, अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन सबसे पहले सातवाहनों ने करवाया था। शीशे के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए गए। शीशे के सिक्के। सातवाहन वंश की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती। कौंडव वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या वासुदेव ने की थी। शासनकाल कितना कब से कब तक था? 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कुल 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इस प्रकार कौंडव वंश ने अल्प समय के लिए ही शासन किया। पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन कीजिए। तो मौर्य वंश का अंत कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। ब्राह्मण होते हुए भी शास्त्र के स्थान पर शस्त्र धारण किया। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान में अहम योगदान दिया। संस्कृत भाषा को लोक भाषा के रूप में स्थापित किया। फिर अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। पतंजलि का महाभाष्य और मनुस्मृति उसके शासनकाल में लिखे गए। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक कालीन संस्कृति, परंपरा, धार्मिक रीति रिवाजों की पुनः स्थापना की। नेक्स्ट है गौतमी पुरुष सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो गौतमी पुरुष सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन गौतमी बलश्री केन। तो इसमें जो गौतमी पुरुष सतकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहनों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई इसके समय में। साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैल गया। नासिक के समीप बेणाकटक नगर बसाया। फिर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होने के साथ ही उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। जनकल्याणकारी शासक रहा। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था। फिर अभ्यास के लिए प्रश्न देख सकते हैं कुछ। पुष्यमित्र शुंग के विजय अभियान। सातवाहन कालीन स्थापत्य कला का वर्णन। सातवाहन कालीन भाषा एवं साहित्य। सातवाहन कालीन सामाजिक जीवन। शुंग कालीन आर्थिक व्यवस्था। सातवाहनों का प्रशासन। शुंग कालीन स्थापत्य का वर्णन। मौर्योत्तर कालीन नगरीकरण की विशेषताएं। कनिष्क की धार्मिक नीति। मौर्योत्तर कालीन साहित्य। गुप्त काल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने न केवल एक कुशल योद्धा हुआ बल्कि एक योग्य और न्यायप्रिय शासक हुआ। उपलब्धियां क्या है? साम्राज्य विस्तार किया। तो पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में बल्ख तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर तक शकों पर विजय प्राप्त की थी। उद्यानों को संरक्षण प्रदान किया। दरबार में 9 रत्न थे, इसमें कालिदास भी एक थे। उज्जैनी राजधानी परिवर्तन किया। फिर राज्य में चोर उचक्कों या चोर डाकुओं का
कोई भय नहीं था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रजापालक शासक था, उन्होंने प्रजा पर अनावश्यक करों का बोझ नहीं डाला। फिर गुप्तकालीन कला, गुप्तकालीन कला में उस काल की मूर्ति कला व चित्रकला, स्थापत्य कला को शामिल किया गया। तो मूर्ति कला में इस काल में मूर्तियों की मौलिक व राष्ट्रीय शैली थी। मूर्तियों में शालीनता, सरलता, आध्यात्मिकता के भाव देखे जा सकते हैं। चित्रकला तो अजंता के प्रसिद्ध चित्र बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। गुप्त युग में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। स्थापत्य तो मंदिरों का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ। दिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर गुप्त काल में कला को संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे इस क्षेत्र में उन्नति हुई। गुप्तकालीन साहित्य पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल में कालिदास जैसे महान साहित्यकार हुए। प्रसिद्ध साहित्य कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मलाविकाग्निमित्रम। भारवी तो किरातार्जुनीयम इनकी रचना है। कमंदक की नीतिसार है। फिर और बज्जिका की कौमुदी महोत्सव है। बादशाहन की कामसूत्र, अमर सिंह की अमरकोश और मृच्छकटिकम की। तो मृच्छकटिकम दोस्तों बेसिकली एक नाटक था जिसे शूद्रक द्वारा लिखा गया था, शूद्रका द्वारा लिखा गया था। गुप्त प्रशासन के बारे में तो गुप्तकालीन प्रशासन केंद्रीय प्रशासन में राजा सर्वोपरि हुआ करता था। मंत्री परिषद सहायता के लिए हुआ करती थी। विभाजन केंद्र कौन कौन से थे? तो भुक्ति ये प्रांत का मुखिया हुआ करता था, विषय जिला हुआ करता था, और बिंदिया ये ग्रामीण शासन के केंद्र हुआ करते थे। प्रमुख अधिकारी तो संघ विग्रह, दंडपाशिक, ध्रुवीकरण इत्यादि। शासन में सामंतों का प्रभाव अधिक था। नगर प्रशासन प्रशासनिक परिषद में मुख्य वणिक, मुख्य शिल्पी, मुख्य व्यापारी चलाते थे। गुप्तकाल में न्याय पद्धति अधिक विकसित थी। दीवानी और फौजदारी कानून की व्यवस्थागत परिभाषा इसी काल में आई। अन्य प्रश्न देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। योगदान क्या है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और साम्राज्य विस्तार मगध के क्षेत्रों से बढ़ाकर इलाहाबाद तक किया। महाराजा धिराज की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। इसी के समय चंद्रगुप्त प्रथम ने नया संवत 319 से 20 ईस्वी चलाया, जो इसके शासक बनने की तिथि को इंगित करता है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर पर प्रकाश डालना है। तो गुप्तकाल में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। रचना कुठार का पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। तो मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत व पुराणों से ली गई थी। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। तो गुप्तकालीन मंदिरों का विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे हुआ। प्रारंभिक मंदिरों में अलंकरण का अभाव था, परंतु बाद में सुंदर परिष्कृत मंदिर देखने को मिले। विशेषताएं क्या है? मंदिरों के स्तंभों, दीवार के बाहरी भागों में चौखट की मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया। मंदिरों की जो विषय वस्तु थी रामायण, महाभारत, पुराण हुआ करता था। फिर मंदिरों में गर्भगृह में देवताओं को प्रतिष्ठापित किया जाता था। प्रमुख उदाहरण क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर अपने सुंदर नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा, सुंदर नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर फाहियान पर टिप्पणी करना है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था और भारत में संस्कृत के अध्ययन के लिए आया हुआ था। पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक उसने अध्ययन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा न करते हुए उसने उसकी धार्मिक सहिष्णुता की तारीफ की। अपनी रचना में उसने जनता को सुखी बताया। भोजन में लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, मछली का प्रयोग नहीं किया जाता था। अस्पृश्यता का समाज में बोलबाला था। चंडाल जाति का उल्लेख किया है। गुप्तकालीन न्याय की भी फाहियान ने प्रशंसा की। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालना। तो गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। तो इसमें पहला है कि गुप्तकाल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट हुआ करता था। गुप्तों के अभिलेखों से न्यायाधीशों के पदों की जानकारी मिलती है। उस समय दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक तथा महासर्वदंडनायक न्यायाधीश हुआ करते थे। न्यायालय के 4 वर्ग राजा का न्यायालय, पूर्ण, श्रेणी और कुल थे। फिर दंड अति कठोर था। शारीरिक दंड के साथ साथ गुप्त काल में प्राण दंड भी प्रचलित था, यानी मृत्युदंड भी दिया जाता था, डेथ कैप। तो निश्चित दोस्तों गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीक पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो गुप्त काल वैज्ञानिक उन्नति का काल था। प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो आर्यभट्ट ने पाई का मान दशमलव के 3 अंकों तक निकाला। सूर्य व पृथ्वी की स्थिति का पता लगाया।
ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की व्याख्या की। बराहमिहिर ने ज्योतिष के सिद्धांत प्रस्तुत किए। महरौली स्तंभ उच्च तकनीक का उदाहरण है। चिकित्सा विज्ञान धन्वंतरी दत्त सुश्रुत ने उल्लेखनीय कार्य किए। आर्यभट्टियम ब्रह्म सिद्धांत सुश्रुत संहिता रस चिकित्सा विज्ञान व तकनीक पर आधारित प्रमुख पुस्तकें लिखी गईं। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में अपार उपलब्धियां प्राप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करें। तो हालांकि होना उल्टा चाहिए, लेकिन ठीक। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा निम्नलिखित कारणों से दी जाती है। पहला, समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसमें उन्हें सत समर विजेता कहा गया, अर्थात वे 100 युद्धों में विजयी हुए थे। भारत के हर क्षेत्र में उनका विजय अभियान सफल रहा। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में उसने 9 राजाओं को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेपोलियन की भांति समुद्रगुप्त भी हर युद्ध में विजयी होते हुए गए। हालांकि नेपोलियन अपने जीवन 3 युद्ध हारा था। गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, स्पष्ट कीजिए। तो गुप्त काल में भारत की चहुमुखी उन्नति हुई थी, इसलिए उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इस काल में राजनीतिक एकता थी। महान सम्राटों का काल था। फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। आर्थिक प्रगति का काल था। कला, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक का विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता का काल था। साहित्य में विद्वानों को राजकीय संरक्षण दिया गया। शेष शासन व्यवस्था होने के कारण ही उपरोक्त उपलब्धियां संभव हो पाई थी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी तत्कालीन साहित्य से प्राप्त होती है। गुप्तकाल में कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग प्रचलित थे। सिंचाई की सुविधा तथा राजा के हस्तक्षेप से कृषि का विकास हुआ। कपड़ा बुनना गुप्तकाल का मुख्य उद्योग था। व्यवसाय और उद्योग का संचालन श्रेणियां करती थी। ये स्वायत्तशासी संस्थाएं थी, ऑटोनॉमस संस्थाएं थी। आंतरिक व्यापार और बाह्य दोनों प्रचलित थे। गुप्तकाल में आर्थिक समृद्धि में उस समय के बंदरगाह और मार्गों का विशेष योगदान रहा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है अभ्यास के लिए। तो गुप्तकालीन समाज का वर्णन करें। गुप्तकाल की धार्मिक व्यवस्था बताएं। गुप्तकाल राजनीतिक व्यवस्था बताएं। गुप्त शासकों पर टिप्पणी करें। गुप्तों की उत्पत्ति की जानकारी। कुमारगुप्त पर लेख। स्कंदगुप्त पर संक्षिप्त विवरण। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न बताइए। कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर। गुप्तकालीन खून आक्रमणों का उल्लेख करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है। गुप्तोत्तर काल, तो एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी कीजिए। तो एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्वान के रूप में उसको उस पर टिप्पणी करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हर्ष स्वयं एक विद्वान था। उसने विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। उसके समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। मयूर भी उनकी दरबारी विद्वान हुए। उसने सूर्य शतक ग्रंथ में 100 श्लोकों का संग्रह किया है। हर्ष एक महान विद्वान एवं लेखक था। उसके शासन प्रशासन के कार्यों में के साथ साथ शिक्षा और साहित्य में भी योगदान दिया। तो पल्लव वंश पर टिप्पणी लिखिए। तो पल्लव वंश पहले सातवाहनों के सामंत थे। तो पल्लव पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। संस्थापक कौन है? सिंह वर्मा, और राजधानी कांची में थी। इनका साम्राज्य पेन्नार नदी से कावेरी तक फैला हुआ था। पल्लव शासकों का सर्वाधिक विरोध बादामी के चालुक्यों से था। विद्वानों को संरक्षण तो दंडी द्वारा दशकुमार चरित, काव्यादर्श, भारवी, कृत किरातार्जुनीयम महत्वपूर्ण है। किरातार्जुनीयम महत्वपूर्ण है। वास्तुकला की शैलियों का विकास हुआ। महेंद्र शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली इत्यादि। अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था। इसकी हत्या इसी के मित्र चोल शासक आदित्य ने कर दी थी। हेनसांग पर टिप्पणी कीजिए। तो हेनसांग एक चीनी यात्री था। वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। योगदान, उसने भारत का विवरण अपनी पुस्तक सी यूकी में किया है। पुस्तक में हर्षवर्धन, पल्लव वंश के नरसिम्हा वर्मन, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है। नालंदा में 9 वर्षों तक अध्ययन किया गया। इसने 9 वर्षों तक अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपनी पहली यूनिट समाप्त होती है इतिहास की। तो मतलब मध्यकालीन इतिहास अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले से। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।